Good morning, students. In this session of Business Studies, I am going to explain the principle of fuel. Fuel was also known as the father of modern management. Yes, students, in the next slides, we are going to see what principles were given by the fuel. यस स्टूडेंट्स, आप स्लाइड्स में देख रहे हैं फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल जिसे हम मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहते हैं, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया था। इस सेशन में हम ये प्रिंसिपल्स वन बाय वन देखने जा रहे हैं। फ्यूल का कहना था कि जो प्रिंसिपल्स उनके द्वारा दिए गए हैं, ये एक मैनेजर को, एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, किसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, मैनेजरल एक्शन में एक गाइडलाइंस के रूप में काफ़ी कुछ मदद करने में साबित होंगे। हम इसको वन बाय वन देखते हैं, आइए। यस स्टूडेंट्स, फ्यूल ने जो पहला प्रिंसिपल दिया था वो डिवीजन ऑफ वर्क था। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, वर्क शुड बी डिवाइडेड among individuals and groups to ensure that effort and attention are focused on special portions of the task. Fuel presented work specialization as the best way to use the human resources of the organization. इस कॉन्सेप्ट का, इस प्रिंसिपल का फ्यूल के ने कहा था कि डिवीजन ऑफ वर्क, यानी हम वर्क को डिवाइड करें, वर्क को इस तरीके से डिवाइड करें ताकि वर्क आसान हो जाए, जो कॉम्प्लिकेशंस वर्क में होते हैं वो ख़त्म हो जाए और इसे आसानी से वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म कर लिया जाए। अगर किसी वर्कर को हम एक बड़ी टास्क, एक बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं तो उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा और उस टास्क को या उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या उस टास्क के बड़े होने की वजह से वो उसे सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्यूल का कहना था उसी वर्क को, उसी टास्क को, उसी एक्टिविटीज़ को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। हमारा टारगेट, हमारा फोकस वही होगा जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं। उस गोल को कंसीडर करते हुए हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम उसकी एक्टिविटीज़ को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें और हर एक वर्कर को ये स्मॉल टास्क, स्मॉल यूनिट असाइन करें। जब हम किसी को टास्क या वर्क असाइन करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो टास्क असाइन की जा रही है ये अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, इसके अकॉर्डिंगली हमको वर्क असाइन करना चाहिए ताकि उस वर्कर से आसानी से वो काम परफॉर्म किया जा सके। फ्यूल का कहना था कि जब हम ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो हमारा काम, हमारा वर्क प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा और डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पर्सन विल परफॉर्म द डिफरेंट टास्क और यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो दैट इन दिस वे दे विल गेट अ सक्सेस। उनका कहना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट वे में या इफ़ेक्टिव तरीके से हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो इस चीज़ पे उन्होंने स्ट्रेस दिया था कि किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें और वर्कर्स के क्वालिफ़िकेशन, उसके नेचर, उसके वर्किंग स्टाइल के हिसाब से उसको वर्क अलॉट करें तो आसानी से उस वर्क को कर सकता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर। देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है। हम दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम साथ में ही यूज़ करेंगे। बोल सकते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो टुगेदर। देखिए, अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक एक्टिविटीज़ को जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास पावर होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, आपके पास पावर होने चाहिए ऑर्डर्स देने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को। तो अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास सफिशिएंट पावर है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अपने पावर को यूज़ करके उस टारगेट को, उस गोल को उनसे करवा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है जवाबदारी, मतलब यू विल बी आंसरेबल फॉर योर टास्क। तो जब आप आंसरेबल की बात करते हैं तो आपके पास
उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए, एक ऑर्डर्स देने के लिए आपके पास पावर होने चाहिए। अगर पावर नहीं होंगे तो आप किसी भी एम्प्लॉय से वर्क नहीं करा सकते। इसलिए फ्यूल का कहना था कि एक सुपीरियर के पास, एक बॉस के पास, एक फोरमैन के पास, एक सुपरवाइज़र के पास अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए। अगर हमने सिर्फ अथॉरिटी दे दिया, इट मीन्स वी हैव असाइंड अ पावर टू टेक द डिसीजन, लेकिन हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो उस कंडीशन में भी हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो पाएगी, हमारा वर्क सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका कहना था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को साथ में असाइन करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को परफॉर्म करने के लिए आपको अथॉरिटी यानी पावर दिया जा रहा है कि उस पावर की मदद से आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फ्यूल का कहना था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में इस्तेमाल करना, अपने एम्प्लॉयज़ को ये असाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, सपोज़ एक सुपरवाइज़र के अंडर में एक वर्कर काम कर रहा है। उस वर्कर को सुपरवाइज़र ने वर्क असाइन किया कि 10 डेज़ में 20 सीलिंग फैन बना के देना है। ये एक तरह से ऑर्डर दे दिया गया, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, लेकिन रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए उसके पास पावर नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से रॉ मटेरियल परचेस कर सके। यानी आपको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई, लेकिन आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है। आप अपने सीनियर अकाउंटेंट के परमिशन के बिना किसी चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में जब रॉ मटेरियल ही परचेज़ नहीं किया जाएगा तो आउटपुट आप कहाँ से देंगे। इसलिए फ्यूल का कहना था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में चलनी चाहिए। अगर आपको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, तो उस कंडीशन में आपको उससे रिलेटेड पावर भी देना चाहिए, ताकि आप सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पावर यूज़ करते हुए डिसीजन ले सकें, तभी आपका टारगेट गोल अचीव होगा। इसलिए फ्यूल का कहना था कि जब भी हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो एट द सेम टाइम वी ऑल्सो असाइन दी अथॉरिटी। इट मीन्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने किसी को अथॉरिटी दे दिया है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो उस कंडीशन में भी अथॉरिटी का, पावर का मिसयूज़ होगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाबदारी नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में आंसरेबल नहीं है। इसलिए फ्यूल का कहना था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों को ही एम्प्लॉयज़ को असाइन करना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था फ्यूल के द्वारा दिया गया था वो डिसिप्लिन था। हम हर ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं कि डिसिप्लिन के बिना वो ऑर्गेनाइजेशन अधूरा है। आप लोगों से भी मैं अक्सर क्लास में कहा करता हूँ कि डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। यानी डिसिप्लिन के बिना आपके हर फंक्शन, हर एक्टिविटीज़, हर काम अधूरा होगा। इसी चीज़ पर फ्यूल ने भी स्ट्रेस दिया था। फ्यूल का कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम तब तक सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करें। यानी डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए ताकि सिस्टमेटिक तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी स्मूथ वे में परफॉर्म की जा सके। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म नहीं होगी। वर्कर अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, और जब अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, मेन टास्क है, मेन गोल है, वो टाइम पे या अच्छे तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस चीज़ पर भी आगे कहा कि अगर कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय
एक्टिविटी सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म नहीं करता, यानी अगर वो इनडिसिप्लिन करता है, डिसिप्लिन जो बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो नहीं करता, तो हमें लीगल तौर पर उसको पेनल्टी करना चाहिए, उसे फाइन करना चाहिए। इससे दूसरे वर्कर्स में भी सीख मिलेगी, वो वर्कर्स को भी इस बात का एहसास होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो हमें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। Without discipline, no organization will get success. So discipline is considered to be a very important aspect for any organization for getting success. Therefore, Fuel has also give emphasizes on the use of a discipline. अब डिसिप्लिन अगर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटीज़, हर वर्क स्मूथ वे में फ्लो होता रहेगा और किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा टास्क, हमारा गोल आसानी से अचीव हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट फ्यूल ने प्रिंसिपल दिया था वो यूनिटी ऑफ कमांड था। देखिए आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। देखिए यहाँ पर फ्यूल का कहना था, सपोज मिस्टर एक्स जो एक वर्कर है, उनके ऊपर मिस्टर जेड, मिस्टर ए, मिस्टर बी, 3 बॉस हैं। अब 3 बॉस उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडलाइंस देंगे, ऑर्डर्स देंगे, तो जो वर्कर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात मैं मानूं, किसके ऑर्डर को मैं फॉलो करूं। तो इस वजह से उसका काम सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा और वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्यूल का कहना था कि एक वर्कर या एक एम्प्लॉय के ऊपर इंस्ट्रक्शन देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। आपने वैसे भी सुना होगा, सो मैनी कुक ऑयल द फूड। जब अगर बहुत सारे लोग मिलकर खाना बनाते हैं तो खाना बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से फ्यूल ने इस बात पे जोर दिया था कि जब एक एम्प्लॉय, एक वर्कर काम करता है तो उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए और वो उसी बॉस को फॉलो करे। तो इससे क्या होगा कि उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और वो उसी बॉस के प्रति आंसरेबल रहेगा। इससे टास्क या काम ख़राब नहीं होगा और हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म होगी। तो वर्कर्स को एक ही व्यक्ति से, एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, तभी काम सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म होगा। तो इसे ही हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। फ्यूल का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन्स काम करते हैं, हर एक का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। आप भाई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो कई लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मुझे अच्छा पैसा मिले, हैंडसम सैलरी मिले, मैं अपना मकान बनवा लूँ। किसी का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहता हूँ, इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ। किसी का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि मेरे को अपने पेरेंट्स का अच्छा इलाज कराना है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, इसलिए पैसा कमाना चाह रहा हूँ। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन्स काम करते हैं और हर एक मैन पावर का या एम्प्लॉय का, वर्कर का ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। अगर सभी अपने अपने ऑब्जेक्ट को लेके बढ़ जाएं और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर गोल है उसकी तरफ हम कंसंट्रेट नहीं करें तो कभी भी मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जितने लोग एसोसिएट्स हैं उनके पर्सनल गोल भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए फ्यूल का कहना था कि हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को किनारे रखें और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ अपने आप को मोटिवेट करें, उस डायरेक्शन में हम वर्क परफॉर्म करें। जब ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। इसलिए फ्यूल का कहना था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज क्या होगा कि डिफरेंट पर्सन्स विल मूव इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। Therefore, it is important that we have to concentrate, we have to follow the objective of the organization. Once it has been achieved, automatically
द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ शुड बी ईजली अचीव। भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उस प्रॉफिट से जितने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सभी को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अच्छा नहीं है या लॉस में है तो वहाँ जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अच्छी सैलरी नहीं, हैंडसम पैकेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए फ्यूल का कहना था कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है उस पर कंसंट्रेट करें। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, उस डायरेक्शन में हम मूव करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने लोग एसोसिएट्स हैं सबका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा और ये एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। Yes, students, subordination of individual interest to the general interest. The interest of one person should not take priority over the interest of the organization as a whole. आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसी को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, उसी को और एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके बारे में। फ्यूल का कहना था कि जो इंडिविजुअल पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके गोल को हमें प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको हमको प्रेफर करना चाहिए। ये उसी का एक्सटेंशन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा तो उसमें जितने लोग अटैच हैं, जितने लोग एसोसिएट हैं, सबका पर्सनल इंटरेस्ट भी आसानी से अचीव हो जाएगा। इसलिए उनका कहना था फ्यूल का कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर गोल हैं उस पर कंसंट्रेट करें। इसलिए उन्होंने कहा था कि सबऑर्डिनेशन का जो इंटरेस्ट है उसको हमको जनरल इंटरेस्ट में यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। बहुत से लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाता है। तो उन्होंने फ्यूल ने इसी बात पे जोर दिया था कि यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट की बजाय हम ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है उस पे फोकस करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से यानी जनरल इंटरेस्ट पर कंसंट्रेट करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो लोग उससे एसोसिएट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। यानी सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे या गोल पे या एक्टिविटीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल या एम्प्लॉय या वर्कर के इंटरेस्ट पर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। फ्यूल का कहना था जब हम किसी एम्प्लॉय का, वर्कर का रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, जनरल बिजनेस कंडीशन, सक्सेस ऑफ द बिजनेस। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो एक वर्कर्स का सैलरी या पे डिसाइड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सक्सेस टारगेट अचीव हो रहा है, सक्सेस प्राप्त हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करें। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन्स काम कर रहे हैं, सबके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट पर, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन पर, वहाँ जो क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन के बेस पर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस पर, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस वर्कर के सैलरी के बारे में डिसीजन या डिसाइड करने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर यानी साल भर का जो सेल है वो 5 लाख है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ये उम्मीद करते हैं कि मुझे 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिले, तो आपकी साल भर की सैलरी उस टर्नओवर से ज़्यादा हो जाएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूल का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करें, उसके बाद ही हम किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डिसाइड कर पाएंगे। फ्यूल ने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि जो सैलरी स्ट्रक्चर हो वो ऐसा हो, वो फेयर होना चाहिए, यानी इतना ज़्यादा भी ना हो कि मैनेजमेंट पे या एम्प्लॉयर पे बहुत ज़्यादा उसका भार पड़े और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज या मैनेजमेंट उसको देने में कैपेबल या सक्षम ना हो, और इतना कम भी ना हो कि एम्प्लॉयज़ का सर्वाइवल
पॉसिबल ना हो। तो दोनों को उन्होंने कंसंट्रेट किया था, मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो रेम्यूनरेशन दिया जाए वो फेयर होना चाहिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर, ताकि मैनेजमेंट उतनी सैलरी देने में कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो, और वो सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर होना चाहिए। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए किसी एम्प्लॉय का सैलरी या सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, आज हमने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं उसको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क आप समझ गए होंगे कि जब हम एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क को, एक बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल यूनिट में, स्मॉल टास्क में डिवाइड करके वर्कर्स के क्वालिफिकेशन, नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको असाइन करते हैं। इसी को हम डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। दूसरा हमने देखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपसे बताया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर। क्या होता है? एक पावर, डिसीजन लेने का पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स यू विल बी आंसरेबल फॉर योर असाइन टास्क। फिर नेक्स्ट हमने देखा था डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन के बिना अधूरा होता है। डिसिप्लिन मीन्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट था यूनिटी ऑफ कमांड। इस यूनिटी ऑफ कमांड में फ्यूल का कहना था कि एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर एक वर्कर है तो उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला भी एक बॉस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वर्कर को बहुत सारे बॉस से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और वो कंफ्यूज हो जाए किसके काम को परफॉर्म करे और अल्टीमेटली काम परफॉर्म ही ना हो पाए। नेक्स्ट हमने देखा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और इसी से रिलेटेड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हर एक एम्प्लॉय डायरेक्ट हो, मूव हो। और नेक्स्ट था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को हम ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करें, मोटिवेट करके उसको इंस्पायर करें। नेक्स्ट हमने देखा था रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल का कहना था कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करना चाहिए, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी। स्टूडेंट्स, ये आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम रिमेनिंग जो प्रिंसिपल्स बचे हैं उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।